हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट इसकी परीक्षा जो है 28 और 29 अक्टूबर को है। तो उसी क्रम में आज हमारा तीसरा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में जो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और जो है संविधान के सभी क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, नंबर एक, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी की बात पूछी जाए कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, तो जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोग लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष की बात पूछी जाए, अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर सिर्फ केवल पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो आप लोग जो है सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जबकि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और JB कृपलानी अगर ऑप्शन में हो तो आप झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी भी लगा सकते हैं। अगर राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी दोनों हो तो आप राजेंद्र प्रसाद को ही सही मानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक बार फिर से, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा झंडा समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू तथा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के जो है जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखेंगे, भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान जो है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, इसे लिखने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, संविधान को लिखने में जो है 11 माह 18 दिन इतना समय जो है लगा था, यानी कि 2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से कम दिया गया। जैसा कि भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। 1950 को जो है लागू कर दिया गया था, लागू, और ये जो है नवंबर को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो जो क्या आता है संवैधानिक उपचारों के तहत? मौलिक अधिकार। ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आते हैं मौलिक अधिकार। ये जो है न्यायालय में जो है, ये जो है कोर्ट में जो है वाद योग्य होते हैं, मतलब इन पर जो है हम कोर्ट में जो है केस कर सकते हैं। और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो अवाद योग्य होते हैं। DPSP जो हमारे होते हैं वो अवाद योग्य होते हैं, इन पर जो है कोई भी केस नहीं किया जा सकता DPSP पर, याद रखेंगे ये चीज़। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रतिचिका, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 रिटें जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 के तहत। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को ही जो है B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया। मूल अधिकार लिए कहाँ से गए थे? तो ये जो है हमारे मौलिक अधिकार जो है USA से लिए गए थे, याद रखेंगे आप लोग, USA। संविधान के 21 अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। तो ये जो अनुच्छेद 18 के तहत, 18 के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी
सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। याद रखेंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2016 में पूछा गया। ये आगे देखेंगे इसी क्रम में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो है लोक चुनाव में वोट डालना, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का के मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का में संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों को कद्र करना, अनुच्छेद 51 का जा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना तथा अनुच्छेद 51 का झा में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा से दूर रहना आदि का उल्लेख है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसी एक की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4A के तहत 51A को जोड़कर उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है तथा बलवंत राय मेहता समिति के स्थान पर संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। तो मौलिक कर्तव्यों जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर तथा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये जो मौलिक कर्तव्य जो है 51A, इसमें इसका वर्णन मिलता है, जो कि भाग 4A में आता है हमारा। भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इसे जो मौलिक कर्तव्य को लिया कहाँ से गया, किस देश से लिया है? तो USSR रूस। आप लोग याद रखेंगे USSR, मौलिक कर्तव्य को जो है USSR रूस से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों को संविधान के निम्नलिखित सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है? तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जैसा अभी ऊपर देखा था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जो है शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। अगला देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रत्येक माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा है। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या था? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को राज्य जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये जो 86वां संविधान संशोधन था वर्ष 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखेंगे ये बात आप लोग। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये जो है 12 सदस्यों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। ये भी बात आप लोग याद रखें। अनुच्छेद 83 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। आगे देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास ही होती है। अनुसूचित क्षेत्र है कोई या नहीं, इसके बारे में जो है राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति होती है उसे घोषणा करने की। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने होने से पहले अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 56 का में इसका उल्लेख किया गया। जो है 56 का के तहत उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। आगे देखेंगे। किसी भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए थे। तो जो वीवी गिरी थे
वीवी गिरी ने वर्ष 1913 में डब्लिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहां वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सीन फीन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था, जिसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणाम तो ये कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ रहे और कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया। तो वीवी गिरी जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये जो है नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी। और ये जो है भारत के छठे राष्ट्रपति भी थे। ये एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध चुना गया था। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व नीलम संजीव रेड्डी ने वर्ष 1956 आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ये बातें याद रखेंगे आप लोग। इनका कार्यकाल जो 1977 से 1982 तक था तथा राष्ट्रपति से पूर्व ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आगे देखेंगे भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये जो है नीलम संजीव रेड्डी, जैसा कि अभी देखा था आप लोगों ने, एन संजीव रेड्डी। अगला देखेंगे उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राज्यसभा को। राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसके लोकसभा सहमत हो, किंतु कोई ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक उस संकल्प को प्रस्तुत करने की आवश्यक सूचना कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को न दे दी जाए। ये जो है राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु इसकी सूचना जो है 14 दिन पहले देनी होगी। आगे देखेंगे भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को जो है भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। तो पहली बैठक तो जो है 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, लेकिन निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। तथा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जे बी महाबलंकर, लोकसभा अध्यक्ष थे जे बी महाबलंकर। आगे देखेंगे भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? तो ये डॉक्टर बलराम जाखड़, इनका कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा था, डॉक्टर बलराम जाखड़। आगे देखेंगे भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। वे 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता भी की। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, ये इसमें गलत दिया। आगे देखें शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल जो है जब कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाता है, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, ये जो है शून्यकाल कहते हैं। 12 बजे से प्रारंभ होता है शून्यकाल तथा 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक का हमारा शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल का समय जो है 11 से 12 बजे तक होता है। प्रश्नकाल याद रखेंगे आप लोग। शून्यकाल 12 से 1, भोजनावकाश 1 बजे से 2 बजे तक, विधायी कार्य जो है 2 से 5 तक राज्यसभा में तथा 2 से 6 बजे तक जो है लोकसभा में चलते हैं। आगे देखेंगे सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ये जो पुराना क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें 5 करोड़ रुपए है। आगे देखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। तो राष्ट्रपति की 35 है तथा प्रधानमंत्री की जो है जो एक लोकसभा सदस्य की होती है उतनी जो है प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की होती है। आगे देखेंगे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये जो है 25 वर्ष। 84 खा में प्रावधान है लोकसभा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36(2) के तहत पठित संविधान के अनुच्छेद 173 खा के द्वारा विधानसभा के अभ्यर्थी होने के लिए यही प्रावधान है। विधानसभा के अभ्यर्थियों के लिए भी जो है यही प्रावधान है 25 वर्ष।
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो कैबिनेट स्तर का जो है विपक्ष का नेता हमारा जो है कैबिनेट स्तर का होता है। आगे देखेंगे राज्यसभा में सीटें उत्तर प्रदेश में जो है कितनी है? 31 सीटें हैं, सभी को पता होगा ये बात। तो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं किया है? तो ये जो है बीपी सिंह। बीपी सिंह ने जो है भारत के कभी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। बीपी सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। 2 दिसंबर 1989 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जो थे 89 से 1990 तक। मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक तथा देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 21 जून 1991 तक तथा लाल कृष्ण आडवाणी 5 फरवरी 2002 से 20 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये जो लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल और जो है मोरारजी देसाई, ये सभी उप प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन वीपी सिंह हमारे जो है प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। आगे देखेंगे भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? प्रथम गृह मंत्री जो है सरदार पटेल। ये जो हमारे पहले गृह मंत्री थे, उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। पहले उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार पटेल जी तथा गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री एवं उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो ये जो है फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर, उच्च न्यायालय की नहीं। उच्च न्यायालय की जो है लीला सेठ थी, उच्चतम न्यायालय की जो है फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 29 अप्रैल 1992 तक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये जो 5, संविधान के निर्वाचन संबंधित सुनवाई के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 में इसका वर्णन किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या जो है कम से कम 5 होनी चाहिए। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है विशालतम सबसे बड़ा जो है न्यायिक प्राधिकरण है। यह वर्तमान में न्यायाधीशों 160 पर स्वीकृत हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। तो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है 31 न्यायाधीश हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 होते हैं। यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160। राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इनमें से जो कोई सा सही नहीं है, देखेंगे क्या सही होगा। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा तथा विशेष योगदान वाले अनुभव रखते हैं तथा भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 के तहत अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के 1 सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत करता है। अगला देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी। राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं तथा राष्ट्रपति जो है 123 के तहत, राष्ट्रपति जो है 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं 1 2 3, और राज्यपाल जो है इसी का उल्टा कर दो 213 213 के तहत। याद रखेंगे ये बात। संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है कोई भी अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 खाम उपराष्ट्रपति तो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है कोई भी अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध, 67 खाम उपराष्ट्रपति के विरुद्ध तथा अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध अभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल से परामर्श के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए संकल्प प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है तो संसद इसके लिए उपबंध कर सकेगी। ये जो अनुच्छेद 169 में जो है इसका प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है, इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये जो है कम से कम 60 तथा अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्न पर विचार कीजिए। तो ये जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रस्तावना करता है? तो ये जो है केवल 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 0 से 6 वर्ष के आयु की शिक्षा की प्रस्तावना के लिए, जैसा कि अभी आपको बताया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रस्तावना की गई है। आगे देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। आगे देखें, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, तो ये जो है 3:2। राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 निर्धारित है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां, गहरा रंग केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद पट्टी बीच में, हरा रंग सबसे नीचे। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र, जिसका प्रारूप सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ के बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां। राष्ट्रध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर विशेष दर्जा, ये जो है 370 था, जो कि खत्म हो चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा दी है? तो अनुच्छेद 343 भाग 17 अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972 में जो है त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समय त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और सिक्किम को जो है कब दिया गया था? तो सिक्किम को जो है 1975 में दिया गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। पंडित ठाकुर, आगे बढ़िए। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो ये जो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आय पर कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है। भारत में अनेक राज्यों में कृषि को आय कर से मुक्त रखा गया है। राज्य सूची में 19 ऐसे करों का उल्लेख है जिसे राज्य सरकारें लगा सकती हैं और वसूलती हैं। आगे देखेंगे, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, तो ये जो है गोवा। सामान्य सिविल कोड जो है गोवा में इसका प्रावधान है। संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में समान सिविल कोड का प्रावधान था। समान सिविल कोड 1965 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्वता को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। आगे बढ़ेंगे, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आता है? तो धारा 84। अगला देखेंगे,
सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जो है एक संवैधानिक अधिकार है तथा एक विधिक अधिकार भी है। ये दोनों इसमें सही है, संवैधानिक तथा विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार दोनों है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संसाधनों में आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने इंडिया एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद में इसे अनुच्छेद 19 का भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल किया था। ये जो है एक संवैधानिक तथा विधिक अधिकार दोनों है, लेकिन यूपीएससी ने से एक विधिक अधिकार माना था। आगे देखेंगे, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये जो है 91वां संविधान संशोधन है। इसमें जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखेंगे। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन 2003 में केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इस संविधान संशोधन में छोटे राज्यों में कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान है, भले ही यह संख्या निम्न सदन की संख्या से 15% क्यों न हो। इसी संविधान संशोधन में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल बदलकर करने पर लागू है। इसमें जो 15% अधिक मंत्रिपरिषद को जो है एकदम संख्या नहीं होनी चाहिए। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो ये जो दल बदल 52वां संविधान संशोधन दल बदल 1985 में किया गया था। 91वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में दल बदल के 2/3 से संख्या निर्धारित की गई थी। दल बदल जो है ये जो है 10वीं अनुसूची में हमारा राज्य व्यवस्था। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संख्या नहीं है? तो ये जो है योजना आयोग एक जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि ये योजना आयोग जो है 1 जनवरी 2015 नीति आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये जो महान्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, तथा राज्य सरकार का जो है एडवोकेट जनरल होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य में न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? ये जो विधानमंडल, ये जो नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। नागरिक समाज सरकार द्वारा समर्थित संरचना और बाजार की वाणिज्यिक संस्थाओं से अलग क्रियात्मक समाज को रूप देने वाले स्वैच्छिक नागरिक के सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की समानता से बना होता है। अतः विधानमंडल में जो विधायिका का अंग है नागरिक समाज के रूप में मान्य नहीं है। तो विधानमंडल जो है नागरिक समाज के रूप में मान्य नहीं जाता है। आगे देखेंगे, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? तो ये जो है 1993 से हाथ से मैला उठाने के कार्य को मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निषेध अधिनियम 1993 के द्वारा वर्ष 1993 में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला देखेंगे, कथनों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभी सदस्य इनमें से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संग्रहणी मत पद्धति द्वारा मतदान से चुना जाता है? तो ये जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति ये जो दोनों हैं एकल संग्रहणी मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ए और बी, ए और बी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।